आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कीर्ति बायोलॉजी क्लासेस में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन ब्लड या मानव रक्त से संबंधित जितने भी प्रश्न जो अब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं या जो आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, 100% गारंटेड। ठीक है, चलिए ये जो वीडियो है कोशिश कीजिए इसको बिना स्किप करें देखें, क्योंकि नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन है उनका स्क्रीनशॉट ले लिया और आगे बढ़ते जाते हैं, पर ऐसे नहीं है, आंसर को समझना भी ज़रूरी है। तो ये जो वीडियो है इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ध्यान से सुनिए और बिना स्किप किए देखिए, आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा जो शायद आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है वो है मानव रक्त की खोज किसने की। आप सोचिए और अगर आपको मुझसे पहले आप लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो जो रक्त समूह जो है बेटा उसकी जो खोज की थी वो की थी कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल एंड स्टीनर जो महोदय थे इन्होंने खोज की थी इन ईयर 1901 में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र जो है उसकी खोज किसने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र मीन्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसकी खोज किसने की थी। तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो थे इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके बारे में बताया था या उसकी उन्होंने खोज की थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बेटा जो हमारा ह्यूमन वेट होता है ना उस ह्यूमन वेट का अबाउट 77% जो होता है वो हमारा क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड होता है। जैसे अगर आपका वेट जो है वो अगर आपका वेट 50 kg है तो आपके अंदर लगभग 3.5 kg जो होगा वो आपका ब्लड होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं लीटर में बात करूं और अप्रॉक्सीमेट बात करूं तो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर ये जो अमाउंट होता है बेटा जी वो अलग अलग होता है। मेल के अंदर लगभग हमारा कहना चाहिए 5 to 6 लीटर जो होता है, 5 to 6 लीटर जो होता है वो ब्लड होता है मेल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली जो क्वेश्चंस में पूछा जाता है। और यहाँ पर जो फीमेल जो होती है इनके अंदर 4 to 5 लीटर होता है। अगर आप ये पूछेंगे कि बेटा इनका ये मैडम कि इनका चेंज क्यों है, ये डिफरेंस क्यों होता है मेल फीमेल के अंदर, तो पहला आंसर आप यहीं पालेंगे कि जो शरीर का जो वेट होता है उसके अकॉर्डिंग ब्लड है यहाँ पर। ठीक है, तो जो मेल जो है उसके अंदर अबाउट 5 to 6 लीटर होगा और फीमेल जो है उसके अंदर अबाउट 4 to 5 लीटर होगा। और जो हमारी टोटल जो बॉडी वेट होता है उसका जो है वो 7% होता है लगभग। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा वेरिएशन मिलता है तो आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। जैसे अभी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि मेल के अंदर कितना होता है, तो बेटा जी ये होता है 5 to 6 लीटर। नेक्स्ट हम ये फीमेल वाला है इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमारा होता है इसमें हमारा जो होता है वो हमारा होता है, अरे यार यहाँ पर जो है जो मेल जो है उसके अंदर जो होता है वो हमारा जो वेट होता है दैट इज़ अबाउट 4 to 5 लीटर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट और अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा डिटेल में आप समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं ये, जिससे हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड लिया है और उसको कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड को बेटा जी देखो ये है ब्लड 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। ये है मेरा प्लाज्मा और दूसरा होता है ये मेरा ब्लड सेल्स जो होते हैं ये पूरे ब्लड का 45% पार्ट बनाते हैं और ये जो होते हैं ये हमारा 55% पार्ट बनाते हैं। अब प्लाज्मा जो है उसमें टोटल कितना है, 92% वाटर है और रिमेनिंग जो होते हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा, रिमेनिंग जो है वो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इसका कलर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कभी कभी कि जो हमारी बॉडी का जो प्लाज्मा होता है उसका कलर क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे ये हमारा जो है ये हमारा होता है बेटा कलरलेस होता है, कलरलेस, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। जो हमारा प्लाज्मा है ना इसका कोई भी कलर नहीं होता है। ठीक है, तो जो प्लाज्मा है इसका हमारा कोई भी कलर नहीं होता है। ठीक, और जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं ना बेटा जी, ब्लड सेल्स हैं इन्हें 45% पार्ट बनाते हैं। ये 3 हैं इसके अंदर, एक तो रेड सेल्स जो गलत लिखा हुआ है, रेड सेल्स यहाँ लिखा हुआ है, वाइट सेल्स लिखा हुआ है, प्लेटलेट्स लिखा हुआ है। रेड सेल्स इज़ RBCs,
इट इज़ WBCs एंड इट इज़ प्लेटलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि भैया जो ब्लड है उसके कितने कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर हैं ब्लड में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। सो नीड नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड। यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है कि मेजरली कितने होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। डिटेल में मत चले जाइएगा। तो रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, आप लिखेंगे 2। एक होता है हमारा बेटा जी प्लाज्मा, और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है ब्लड सेल्स। ठीक है, एक हो गया प्लाज्मा और दूसरा हो गया ब्लड सेल्स। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ह्यूमन ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लाइफ स्पैन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। लाइफ स्पैन मतलब लगभग ये जो है वो कितने टाइम तक जीती हैं। तो जो RBCs जो है बेटा जी, इनका जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज़ 120 डेज़, ये होता है 120 दिन। WBCs का जो होता है वो होता है 1 to 4 डे का होता है, और जो प्लेटलेट्स हैं उनका जो होता है वो 3 to 5 डेज़ का होता है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो RBCs बेटा है ना, उनकी जो बनने की प्रोसेस है ना उसको इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं इसको, इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं जो RBCs होती हैं इनके बनने की प्रोसेस को, और इन्हें इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। WBCs को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स जो होती हैं इनको क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। तो इनको बनाने का काम किसका है, थोड़ा सा ये देख लीजिए कि जो हमारी बेटा जी RBC है ना, इनको बनाता कौन है। तो हमारी बॉडी में 3 पार्ट है। एक एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब जब बच्चा मदर के यूट्रस के अंदर है, अभी वो फीटस है, फीटस मीन्स है अभी वो डेवलप हो रहा है। एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब वो एम्ब्रियो है, उसमें अभी तक क्या है, बॉडी पार्ट्स डेवलप नहीं हुए हैं। तो उस टाइम पर जो एम्ब्रियो है, जैसे ये मेरा बेटा जी एम्ब्रियो है ना, तो इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है। उस लेयर का नाम होता है, ये जो लेयर है ना, ये एम्ब्रियो है, ये मेरा एम्ब्रियो है, और ये जो लेयर होती है इसको बोलते हैं योक सैक। तो ये जो मेरा योक सैक है ना, ये क्या काम करता है, ये RBCs बनाता है। ठीक है, कौन बना रहा है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में एम्ब्रियो के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे योक सैक कह रहे हैं, वो बना रहा है RBCs। लेकिन लेटर ऑन कौन, उसके बाद कौन बनाता है, उसके बाद हमारा जो कहना चाहिए लिवर और स्प्लीन, लिवर एंड स्प्लीन, ये लिवर एंड स्प्लीन जो है वो बनाता है। कौन बनाता है, लिवर और स्प्लीन जो हैं वो हमारे किसको बनाते हैं, RBCs जो को बनाते हैं। और सबसे लास्ट में जब बच्चा पैदा हो जाता है आफ्टर बर्थ, ये काम किसका होता है, बोन मैरो का होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि RBC क्या है, इरिथ्रोसाइट्स, WBCs क्या है, ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स क्या हैं, तो प्लेटलेट्स होती हैं थ्रोम्बोसाइट्स। RBCs का जीवन काल कितना होता है, 120 डेज़ का होता है। WBCs का 1 to 4 डेज़ का होता है। प्लेटलेट्स का 3 to 5 डेज़ का होता है। बनाता कौन है, इरिथ्रोपोइसिस करता कौन है, प्रोसेस जो है मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे इरिथ्रोपोइसिस। तो इरिथ्रोपोइसिस करता कौन है, तो आप बोलेंगे इरिथ्रोपोइसिस करने का काम बेटा जी जो है ना वो अलग अलग लेवल पे होता है। जैसे अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज है, एम्ब्रियो है, उसके ऊपर योक सैक होता है, वो बनाता है स्टार्टिंग में। फिर थोड़ा सा मैच्योरेशन हो जाता है, वो फीटस बन जाता है। फीटस मीन्स अब उसमें डेवलप हो गए हैं, आँख पैर मुँह नाक ये सब बन गए हैं। तो अब उनके अंदर कौन बनाता है, लेकिन बिफोर बर्थ कौन बनाता है, लिवर एंड स्प्लीन बनाता है। ये भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, पर ये एम्ब्रियो के लिए है और ये जो है वो फीटस के लिए है। ठीक है, और बोन मैरो कब बनाता है, तो बोन मैरो बनाता है आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ जो बनाता है वो मेरा कौन बनाता है, तो आप बोलेंगे आफ्टर बर्थ जो बनाता है वो मेरा बोन मैरो बनाता है। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन के लिए फ़िलहाल कि भैया जीवन काल कितना होता है, तो RBCs 120 डेज़, प्रोसेस इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। WBCs 1 to 4 डेज़, और प्लेटलेट जो होता है दैट इज़ 3 to 5 डेज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। RBCs का निर्माण कहाँ पर होता है। देखो बेटा जी अभी पीछे डिस्कस किया है हमने, अब इसको थोड़ा सा समझ लो। एक हमने वो पढ़ा है, स्ट्रक्चर पढ़ी थी अभी पीछे, मतलब वो पढ़ा था कि बोन मैरो बनाता है बेटा जी आफ्टर बर्थ जो बनाता है ना, वो बोन मैरो बनाता है। अब बोन मैरो क्या है, जैसे आपने देखा है कोई भी हड्डी आप बनाते हो नॉर्मली इस तरीके से बोन बनाते हो, तो बोन का ये वाला पार्ट जो होता है इसे कहते हैं शाफ्ट, और ये जो पार्ट होता है ये
इसको यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है एपिफाइसिस पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है। आप बस ये ध्यान रखो, ये जो यहाँ येलो येलो कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये जो येलो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये जो है यहाँ पे क्या बेटा जी, बोन मैरो। बोन मैरो दो टाइप की होती है, एक होता है येलो बोन मैरो, एक होती है रेड बोन मैरो। देखो ये दिख रही है ये। तो जो टिप्स होते हैं ना बोन के टिप्स, वहाँ पे तो होती है रेड बोन मैरो, और जो सेंटर शाफ्ट वाला पार्ट होता है वहाँ पे जो होता है वो होता है येलो बोन मैरो। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके बस मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि बोन मैरो एक्चुअल में होती कहाँ पर है। ठीक है, तो कोई भी जो बोन होती है उस बोन के शाफ्ट वाले पार्ट में और एपिफाइसल पार्ट में बोन मैरो आपको मिलेगी। सेंटर में आपको येलो बोन मैरो मिलेगी, ऊपर की तरफ आपको रेड बोन मैरो मिलेगी। और जो रेड जो बोन मैरो है, इसका बेसिक जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ, अभी जो हमने बात की थी, फॉर्मेशन ऑफ RBCs। ठीक है बेटा जी, बट आफ्टर बर्थ बनाता है। ये कौन बनाता है, ये हमारा बोन मैरो बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये लड्डू वाला क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन इन द सेंस आरबीसीज में लाल रंग क्यों होता है। पहले तो देखो ये बेटा आरबीसी की स्ट्रक्चर देख लो थोड़ा सा, जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जिस चीज़ में। यहाँ आपको आरबीसी दिख रही है, ये आरबीसी इसको कहते हैं, जैसे वो आती थी ना, पोलो वाली गोली आती थी जो बीच में एकदम कैसी आती थी, एकदम पतली सी आती थी और साइड से मोटी रहती थी, ये तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है बाय कॉनकेव स्ट्रक्चर। जो हमारी आरबीसीज हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो बाय कॉनकेव होती है, मतलब इधर से भी कॉनकेव स्ट्रक्चर है और दूसरी साइड से पकड़ोगे तो भी कॉनकेव। आप हाथ में बीच में जैसे पोलो की गोली पकड़ लेते हैं ना, स्टेप से आप पकड़ सकते हो। ये जो होते हैं इनके अंदर इनके कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप समझ लो। आरबीसीज, पहली बात आरबीसी बाय कॉनकेव है। सेकंड, आरबीसीज के अंदर मैच्योर जब फेज़ आती है या मैच्योरिटी जब होती है ना बेटा जी, तब इसमें क्या नहीं होता, नो न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है आरबीसी के पास। ठीक है, क्योंकि आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं है। यहाँ पर बच्चे ज़्यादातर पढ़ते हैं रेड ब्लड सेल्स, बट इट इज़ नॉट रेड ब्लड सेल। यहाँ जो सी है इसका मतलब होता है कॉर्पसल्स होता है इसका मतलब। इनको सेल्स नहीं बोल सकते बिकॉज दे डू नॉट हैव द न्यूक्लियस। ठीक है, स्टार्टिंग जब बन रही हैं उस टाइम पे न्यूक्लियस था, पर जैसे जैसे मैच्योर हो जाती हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैमेलियन सेल डू नॉट हैव द आरबीसी, तब आपका आंसर रहना चाहिए यहाँ पर न्यूक्लियस। तो आंसर आपका रहेगा आरबीसीज, मैमेलियन आरबीसीज जो होती हैं। तो मैच्योरिटी पर इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो बायकॉन्केव होती है। दीज आर नॉट बेसिकली सेल्स, दीज आर कॉर्पसेस बिकॉज दे डू नॉट हैव द न्यूक्लियस। ठीक, अब हमारा जो मेन क्वेश्चन था उस पे आते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि आरबीसीज में रेड कलर क्यों होता है। तो आपको ये चीज़ पता है कि भैया जो आरबीसीज हैं ना, आरबीसीज जो हैं इनका जो रेड कलर होता है दैट इज़ ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और ये जो एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो हीमोग्लोबिन है ना, इसके अंदर एक आयरन कंपाउंड होता है जिसकी वजह से ये कलर देता है। उसका नाम जो होता है वो होता है हिमेटिन। हिमेटिन क्या है, इट इज़ द आयरन कंपाउंड दैट इज़ प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। इसी जो हिमेटिन है ना बेटा जी, इसी का साइंटिफिक नेम और देख लीजिए, क्योंकि पूछ लेता है कभी कभी। इस जो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है, इसका जो नेम होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, ये इसका आयरन कंपाउंड है, इसका ये आयरन कंपाउंड है। आयरन कंपाउंड का नाम क्या है, हिमेटिन। अब इसी आयरन कंपाउंड का जो साइंटिफिक नेम है वो है पोरफायरस। ठीक है, पोरफायरस किसका नाम है, यही जो हिमेटिन है जो आयरन कंपाउंड है, इसी का ये कैसा नाम है, साइंटिफिक नेम है इसका जो है ये। ठीक है, इसी का ये साइंटिफिक नेम है। ठीक, तो ये हमारा हो गया, किसके बारे में हो गया, हीमोग्लोबिन के बारे में हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हीमोग्लोबिन क्या है, इसका क्या काम है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो हीमोग्लोबिन जो होता है ये क्या होता है, इट इज़ द कंपाउंड, इट इज़ अ प्रोटीन कंपाउंड। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, इट इज़ द प्रोटीन
कंपाउंड, ये प्रोटीन का कंपाउंड है, प्रोटीन का बना हुआ कंपाउंड है, उसका एक यौगिक है। और ये जैसे मैं एक हीमोग्लोबिन बना रही हूँ, तो ये हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, अगर ये मैं बोल रही हूँ दिस इज़ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, तो ये जो है वो ये 4 मेरे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं 1 2 3 4, तो एक जो है एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। इस तरीके से भी बना लो, एक O2 और O2। तो इस तरीके से एक जो हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। और जब ये हीमोग्लोबिन जो है जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ये किसके साथ मिल जाता है? जब ये हमारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ मिल जाता है। ब्लड प्लस हीमोग्लोबिन जो है, जब मीन्स ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, उस टाइम पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा बेटा जी, एक क्वेश्चन और यहाँ क्लियर कर लो कि एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसका कलर क्या होता है, कई बार पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि जो ये समझ में आ गया होगा, जो ऑक्सीजनेटेड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसका जो कलर होता है वो होता है ब्राइट रेड। जो लड़कियों का फेवरेट होता है ना, ब्राइट रेड, लहंगा लेती हैं, वो होता है ब्राइट रेड। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जो कलर होता है वो होता है मेहरून, जिसे कहते हैं डार्क रेड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसका जो कलर होता है उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा उसका जो कलर होगा दैट विल बी ब्राइट रेड, एंड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा उसका जो कलर होगा दैट विल बी डार्क रेड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है और इसका क्या काम है? देखो, जो हम पीछे जो डिस्कस कर चुके हैं वही चीज़ है, यहाँ डायग्राम से थोड़ा अच्छे से समझ लें उस चीज़ को। देखो, ये मैंने बनाया है, देखो भाई साहब, ये मेरे ब्लड वेसल, ये दिख रही है आपको, ये मेरी यहाँ पे ब्लड वेसल है। ठीक है, ये मेरी यहाँ पे ब्लड वेसल है। और ये मैंने एक क्या बनाया है, ये एक बनाई है मैंने आरबीसी, ये एक आरबीसी। उस आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन बना रखा है, ये इस हीमोग्लोबिन में 1 2 3 और 4, ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब बेटा जी अब यहाँ समझ लो, इस वाले को समझ लो, देखो इस वाले को समझ लो, ये और अच्छे से डायग्राम से हम भूलते नहीं है किसी चीज़ को, इसीलिए कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स आपके लिए या पिक्चर्स आपके लिए ऐड की जाएँ, जिससे कि आप अच्छे से कर पाओ। देखो, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ये आरबीसी की सेल है, इसमें हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ये आप देख पा रहे हो, अंदर वाइट कलर के ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहे हैं, ये बैठे हुए थे, इनके अंदर आपको कोई भी न्यूक्लियस दिखाई नहीं देगा, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज कॉर्पसेस। ठीक है, अब ये बाहर से ऑक्सीजन आया, कहाँ से आई है? ये ऑक्सीजन लंग्स से आई है, ऑब्वियसली लंग्स से आएगी। तो ये लंग्स से जो ऑक्सीजन आई है, ये ऑक्सीजन इनको कौन किसने ले लिया? तो आप यहाँ देख पा रहे हो, ऑक्सीजन बॉन्डेड विद द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ये जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ बॉन्ड बना गई है, किसके साथ ये लगी हुई है? देखो, ये आप देख पा रहे हो, ये जो है ना, ये देखो ये। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपको देखो यहाँ पे इसकी क्या थी, किस तरीके थे, देखो ये इस तरीके के थे ये। ठीक है, और अब ये किस तरीके के हैं? अब ये हो गए इस तरीके के, देखो। ठीक है, मतलब जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ आके अटैच हो चुकी है। और अब ये आगे क्या काम करेंगे? तो आगे आप ये देखो, ये क्या काम कर रहे हैं, ये दोबारा जब ये सेल्स जो हैं जब अपना ऑक्सीजन रिलीज़ कर देंगी ना, देखो ये दोबारा इन्होंने अपनी ऑक्सीजन बाहर निकाल दी। ऑक्सीजन सेल्स रिलीज टू द टिश्यू सेल्स। टिश्यू सेल्स मतलब जिन सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनको हमने दे दी, और ये दोबारा से आपको ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैसे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो मेरा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, इट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है? इट इज़ अ प्रोटीन कंपाउंड। इसका क्या काम है? इसका काम होता है ऑक्सीजन को बॉडी में पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का होता है। और इसमें कौन सा लौह यौगिक होता है? तो अभी हम वो लौह यौगिक हम पढ़ चुके हैं। आयरन कंपाउंड जो है हिमेटिन होता है, जिसका साइंटिफिक नेम पोरफायरिन होता है, जो हम पीछे हमने डिस्कस किया है। तो इसको एक बार यहाँ दोबारा कर लो, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाए हमारा। इसका जो आयरन कंपाउंड है, इसका जो कहाँ गया आयरन कंपाउंड जो है उसका नाम होता है हिमेटिन।
फेरेटिन होता है और इसका साइंटिफिक नेम होता है एक मिनट पोरफायरिन जो होता है वो क्या होता है इसका भैया, इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कार्य, पहले हम पढ़ चुके हैं पर एक बार थोड़ा शॉर्ट में देख लो थोड़ा सा। RBCs रेड ब्लड कॉर्पसेस, WBCs वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। नाम इसका कर लो, इट इज़ erythrocyte, it is leukocyte, it is thrombocyte। ठीक, फंक्शन देख लो। WBCs का क्या काम है, रेड कलर प्रोवाइड करने का काम होता है और ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाने का काम होता है। WBCs क्या करती हैं हमारी बॉडी में, इम्यून जो है उसको करती हैं। ये ब्लड की क्लॉटिंग करने में हेल्प करती हैं, ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई साहब ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, देखो मज़े आएंगे, तुम्हें पहली बार देखा है क्वेश्चन। ये होती है बेटा मेरी RBC। ठीक है, इस RBC के ऊपर मेरे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंटीजन्स होते हैं RBCs के ऊपर। ये यहाँ पे ये एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, RBC के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन होता है दो टाइप का, एक होता है एंटीजन A, एक होता है मेरा एंटीजन B। ये एंटीजन A और ये होता है एंटीजन B होता है। अब ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं, 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। ये 4 टाइप के होते हैं, आपने पढ़ रखा है। ठीक है, अब ये मैंने कौन बनाया है, इट इज़ RBCs। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने ब्लड ग्रुप्स हैं, आप बोलेंगे 4 ब्लड ग्रुप्स हैं। आपसे पूछा जाता है एंटीजन कितने टाइप के होते हैं, आप बोलेंगे 2 एंटीजन होते हैं, एंटीजन A होता है और एंटीजन B होता है। एंटीजन ये मिलते कहाँ पर हैं, आप बोलेंगे RBCs की जो ऊपर की जो लाइनिंग होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन होते हैं। इन एंटीजन का काम क्या होता है, ये एंटीजन जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीजन क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। देखो इसको समझो, इस चीज़ को देखो, यहीं से क्लियर हो जाएगा, कुछ भी अलग बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। देखो पहला हमारा जो रेड ब्लड सेल्स हैं यहाँ पे हमने बना रखी है, ये लाल रक्त कोशिका मतलब RBCs की हमने सेल्स बना रखी हैं, बाइकॉन्केव सेल्स हैं सारी। इसमें ये इसके ऊपर आप पिंक कलर का देख रहे हो, ये एंटीजन A है। ये जो दिख रहे हो आप, ये एंटीजन B है। इनमें A और B दोनों लगे हुए हैं, देखो ये भी लगा हुआ है और ये भी लगा हुआ है। ये A है, ठीक है, और ये वाला B है। ये एंटीजन A है, ये एंटीजन B है, इसमें दोनों लगे, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं लगा हुआ। इसी के बेस पे क्या होता है, हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है कि RBCs के ऊपर किसकी कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। इफ़ ऑन RBC द एंटीजन इज़ A, द ब्लड ग्रुप विल बी A. If on RBC the antigen is B, then the blood group will be B. If both the antigens are present, then the blood group will be AB. If there is no antigen, then that will be called as a O blood group. दोबारा समझिए, अगर एंटीजन A प्रेजेंट है तो A ब्लड ग्रुप हो गया, एंटीजन B प्रेजेंट है तो B ब्लड ग्रुप हो गया, दोनों प्रेजेंट हैं तो AB हो गया, और कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो मेरा क्या होता है, O ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी चीज़ और समझ लो। देखो बेटा जी, यहाँ पर ये जो मैंने अभी डिस्कस किया वही चीज़ बता रखी है यहाँ पे, एंटीजन A, एंटीजन B, एंटीजन AB, और इस पर कोई भी एंटीजन नहीं होता। अब सुनो, ये एंटीजन का काम क्या है, एंटीजन बनाते हैं एंटीबॉडीज़। एंटीजन क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। तो जो ये मेरा A एंटीजन है वो B एंटीबॉडी बनाता है, B वाला A बनाता है, दोनों है तो कोई नहीं बनाएगा, और यहाँ पे ये दोनों बनाएगा। इस तरीके से एंटीजन्स एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है, सर्कुलेशन कौन करता है, तो आपको पता है जो सर्कुलेशन है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो कौन करता है, ये ह्यूमन हार्ट है बेसिकली, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, ह्यूमन हार्ट है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है उसमें लगभग 1 से
1.5 मिनट का टाइम लगता है। 1 से 1.5 मिनट में पूरी बॉडी में जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट हो जाता है। हम पीछे एक चीज़ बताई थी मैंने आपको, लास्ट वाली जो वीडियो बताई थी उसमें 100 क्वेश्चंस वाली जो थी, कि जो हार्ट होता है बेटा वो 2 टाइप के होते हैं, मायोजेनिक हार्ट होता है और न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। तो अगर वो नहीं देखा तो वीडियो देख लेना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको ये पहले तो पार्ट्स को पहचानो, कौन से पार्ट्स हैं यहाँ पे। ये बेटा जी ये लिवर है, ठीक है, ये लिवर है, ये हमारी इंटेस्टाइन पड़ी हुई है। अब ये जो मेरा ये साइड से ये जो पूरा पार्ट ये मेरे लंग्स हैं, ठीक है, दिस इज़ लंग्स एंड इट इज़ लिवर। अब ये जो आपको यहाँ पे ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये है मेरा स्प्लीन। स्प्लीन जो है अभी हमने बढ़ाया था कि स्प्लीन जो होता है, ये ब्लड बैंक कौन है, ये होता है मेरा स्प्लीन। इट इज़ कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड क्यों? क्योंकि अगर आरबीसीज मर जाएंगी तो भी वो यहीं आएंगी। आरबीसीज, डेड आरबीसीज यहीं आती हैं, डेड डब्ल्यूबीसीज भी यहीं पर आती हैं। और ब्लड फॉर्मेशन का जो काम होता है वो भी किसका होता है, स्प्लीन का होता है। तो ये स्प्लीन जो है वो भी कौन है, ब्लड बैंक कहा जाता है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि स्प्लीन इज़ अ ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। अगर आपसे पूछा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉडी तो भी आप स्प्लीन बोलेंगे। आरबीसीज बनती कहाँ पे हैं तो भी आप स्प्लीन बोलेंगे। आरबीसीज मर के जाती कहाँ पर हैं आप फिर भी स्प्लीन बोलेंगे। डब्ल्यूबीसीज जो डेड होती हैं वो भी स्प्लीन। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर स्प्लीन जो है भाई साहब वो बॉडी से हटा दी जाए, ये स्प्लीन हो ही नहीं बॉडी में, तो क्या होगा। अगर स्प्लीन नहीं होगी तो केवल डब्ल्यूबीसी और आरबीसी काउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन प्लेटलेट्स जो है उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। प्लेटलेट्स जो हैं उनके ऊपर नो इफेक्ट। आज जितनी हैं प्लेटलेट्स उतनी की उतनी रहेंगी, पर हाँ स्प्लीन अगर हम हटा देंगे तो हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसीज काउंट जो होगा वो बढ़ जाएगा, डब्ल्यूबीसी काउंट जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सी है। तो ये आपको पता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है कहीं पर भी, जैसे मेरे चोट यहाँ पे मेरी ब्लड वेसल्स है, डैमेज हो गई, ब्लड निकलना ये शुरू हो जाता है। तो यहाँ ये मेरा जब ब्लड निकलता है तो यहाँ पे इस तरीके से क्लॉटिंग हो जाती है जिससे ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो ये जो क्लॉटिंग जो है इसको कौन करता है, फाइब्रिनोजन नाम है उसका, फाइब्रिनोजन। कौन होता है रिस्पॉन्सिबल, फाइब्रिनोजन होता है। एक देखो यहाँ पर है थक्का बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन है, तो आप बोलेंगे फाइब्रिनोजन प्रोटीन की ज़रूरत होती है। एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखना, चलो देखो यहाँ पे मेरे कैल्शियम आयंस होते हैं जो ऐसे घूमते रहते हैं, कैल्शियम आयंस। ये कैल्शियम आयंस यहाँ पर एक प्रोटीन होती है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन बताती हूँ ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे फाइब्रिनोजन क्लियर करो। अब यहाँ पर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये है, देखो रक्त का थक्का न बनने के लिए मीन्स एंटी क्लॉटिंग हो गए ना, एंटी कोगुलेशन, ब्लड जो है वो जम नहीं रहा है, ब्लड ना जमे, इसके लिए कौन सा होता है, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा है, हेपेरिन। हेपेरिन जो होता है वो मेरा क्या होता है, ये हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर होता है जो कि ब्लड का थक्का बनने नहीं देता है, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ मैं बता रही थी ना जो पीछे इंपॉर्टेंट, वो चीज़ समझ लो। जैसे ये यहाँ पर है, अब ये यहाँ पे ये यहाँ ये देखो ये मेरी ब्लड वेसल्स है, अब ये डैमेज हो गई और इसमें से ये ब्लड निकल रहा था, ये देखो ये, अरे कहाँ रह गया ब्लड, गड़बड़ हो रही है ब्लड की। अब ये इरेजर ले रखा है मैंने, ये मेरा ब्लड निकल रहा था, ठीक है। अब इस ब्लड को निकलने से रोकने के लिए हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पर वो बना दिया, क्लॉट बना, ये मेरा क्लॉट बना। तो ये जो क्लॉट बना वो किसकी वजह से बनता है, ये ब्लड, ये क्लॉट जो बनता है, एक होते हैं मेरे कैल्शियम आयन। आपको पता है कि ये जो बेटा कैल्शियम आयन है ना, जो हेपेरिन है वो ब्लड का क्लॉट बनने नहीं देगा, वो ब्लड वेसल्स में है ही। तो ये क्या काम करता है, ये जो मेरा कैल्शियम आयन है ये ना इसको पकड़ लेता है, हेपेरिन को पकड़ लेता है, उसको पकड़ लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हेपेरिन अपना काम नहीं कर पाता और ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है फाइब्रिनोजन की वजह से। लेकिन अगर हेपेरिन जो कैल्शियम आयन अगर ना आए और हेपेरिन को ना पकड़ें तो क्या होगा, एंटी कोगुलेशन होगा, मीन्स ब्लड का क्लॉट बन ही नहीं पाएगा। इसीलिए अगर कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा आयन जो होता है उसकी ज़रूरत होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, तो वो कैल्शियम
आयन है क्योंकि वो हेपेरिन को पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक में रक्त कितने तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? अगर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो, ये जो है वो प्लेट्स हैं, ब्लड ग्रुप बी वाली हैं, ऐसी ए वाली होंगी, ऐसी बहुत सारी होंगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना रखा जाता है? तो ये टेम्परेचर आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है तो याद कर लेना, 4 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर रखा जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे ज़्यादा होगा तो ब्लड जो होगा वो क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। ठीक, तो ये मेरी पॉलीथीन में ब्लड को पैक कर करके रख रहे हैं, जो पॉलीथीन या फिर जो हम बॉटल कहेंगे वहाँ पे उसको रखा जा रहा है। नेक्स्ट इज़, पूरे शरीर में परिसंचरण में कितना समय लगता है? ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसमें, तो ये तो अभी मैंने बताया ही था, लगभग 1 से लेके 1.5 मिनट तक का टाइम लगता है पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें। रुधिर स्कंदन में किस खनिज की मुख्य भूमिका होती है? ये भी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। किसकी ज़रूरत होती है? कैल्शियम आयन जो होता है उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि किसको पकड़ लेता है? हेपेरिन को पकड़ लेता है। अगला, फाइब्रिनोजन जो रुधिर स्कंदन से संबंधित है उसको कौन रिलीज़ करता है? ये इंपॉर्टेंट है भैया, फाइब्रिनोजन को कौन बनाता है? देखो ये फाइब्रिनोजन है, इसको बनाता कौन है? तो आपका आंसर रहने वाला है इसके लिए लिवर। लिवर जो होता है वो क्या काम करता है? जो रुधिर स्कंदन से संबंधित, मतलब ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो फाइब्रिनोजन की ज़रूरत है उसको कौन बनाता है? लिवर बनाता है। और लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन 2 टाइप की ग्लैंड्स हैं, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आरबीसीज़ की संख्या किस उससे नापी जाती है भाई साहब? ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो अब कैसे, ये यहाँ पे पेट्री डिश टाइप की होती है, यहाँ पे इस चैम्बर में ब्लड भर देते हैं और ये पूरा एक यंत्र है, इसको बोला जाता है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर जो होता है इसका यूज़ किया जाता है आरबीसीज़ काउंट पता करने के लिए कि आपके ब्लड में कितनी आरबीसी है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है, शायद पता नहीं डाला है मैंने या इसमें नहीं डाला है, आया हुआ क्वेश्चन था कि भैया जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसका ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये तो आपको पता है, भाग रहा होता है तो बढ़ जाता है, पर सो रहा होता है तब क्या होगा? ध्यान रखना, अगर कोई आदमी सो रहा है, अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसका बीपी लो रहता है। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। सोते टाइम किसी भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी व्यक्ति जो होता है उसका जो बीपी होता है वो लो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक सामान्य व्यक्ति में 100 ml रक्त में कितना कोलेस्ट्रॉल होता है? 100 ml में लगभग बात की गई है, तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल आप ध्यान रखेंगे 50 to 100 mg इतना होता है। ठीक है, 100 ml में। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाली रक्त का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कि नॉर्मल जो हमारा ब्लड है, आपको पता है किडनी जो है उसका काम होता है प्योरीफिकेशन करना ब्लड का। तो अगर नॉर्मल स्थितियां हैं तो हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है, पंपिंग होती है। तो जब वो पंप करता है ब्लड को तो लगभग कितना पार्ट होता है जो किडनी को मिलता है? तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे अबाउट 24%। जितना ब्लड पंप हुआ हार्ट से उसमें से 24% जो होता है वो कौन से पार्ट को मिलता है? किडनी को मिलता है। ठीक, आरएस फैक्टर के खोजकर्ता कौन हैं? तो ये भी वही हैं जो हम पीछे पढ़ के आए थे। ये क्वेश्चन आता है रीसस मंकीज़, आरएस फैक्टर रीसस मंकीज़ से लिया गया था। इसी के बेस पर जो ब्लड ग्रुप होता है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। देखो अभी हमने पढ़ा था, ये मेरी आरबीसी हैं, इन आरबीसी के ऊपर यहाँ पर एंटीजन की लाइनिंग होती है, ये मेरी एंटीजन की लाइनिंग होती है और ये है मेरा एंटीजन की लाइनिंग होती है। ठीक है, और इसी के ऊपर यहाँ पे एक और लाइनिंग होती है, वो आरएच फैक्टर की होती है। तो ये मेरी जो आरबीसीज़ हैं, इन आरबीसीज़ के ऊपर एंटीजन और इसकी तो होती ही है, पर अगर आरएच फैक्टर होता है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाता है, और नहीं होती है ये लाइनिंग तो नेगेटिव हो जाता है। तो इसकी खोजकर्ता कौन है? ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ से लिया गया था? तो ध्यान रखेंगे रेसिस मंकी जो थे उनमें सबसे पहले इसको देखा था। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। ये हमसे बोल रहा है किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे लैंड स्टीनर
व वीनर, ठीक है। लैंडस्टीनर और वीनर जो थे, इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने RH फैक्टर को ब्रेसिस मंकीज जो थे वहाँ से डिस्कवर किया था। अगला क्वेश्चन, RBC के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति चाहिए, क्या चाहिए? तो यहाँ पे तो आंसर सामने ही दिख रहा है आपको। विटामिन B9 या फॉलिक एसिड जो होता है उसकी RBC बनाने की ज़रूरत होती है। अगर किसी में एनीमिया है, अगर किसी को ब्लड जो है वो कम हो रहा है ना, ये बीमारी होती है ना, अगर ब्लड कम हो जाता है तो एनीमिया मीन्स बॉडी में ब्लड कम है, तो फिर उस केस में उसको फॉलिक एसिड टेबलेट्स दी जाती हैं, जिससे कि उसको, या फॉलिक एसिड दिया जाता है जिससे कि उसको हमें RBCs प्रोडक्शन में हेल्प मिले। नेक्स्ट, WBCs जो हैं वो अत्यधिक मात्रा में मिलना क्या है? तो बेटा ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया था कि जब हमारी बॉडी में से स्प्लीन हटा दिया जाए तो उस केस में क्या होता है, स्प्लीन हटा दिया जाता है तो WBC काउंट बढ़ जाता है। अगर ब्लड में WBC काउंट बढ़ जाता है देन दैट इज़ कॉल्ड एज अ ल्यूकेमिया, उसको ल्यूकेमिया कहते हैं, या हम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो डॉक्टरी लैंग्वेज में उसको बोलेंगे ब्लड कैंसर, ठीक है। तो WBC काउंट जो है वो एक अगर लिमिट से ज़्यादा है तो वहाँ पर आपका क्या होगा, ब्लड कैंसर हो जाता है या ल्यूकेमिया है। उसके कुछ सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स को आप देख लीजिएगा, जैसे फीवर रहता है, बेचैनी रहती है, भूख प्यास नहीं लगती है, स्किन पे रैशेज़ हो जाते हैं, ठीक है, ये सब आपको इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी चढ़ाया जा सकता है? तो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। O नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। O पॉजिटिव वाले को, जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं, जैसे आपने पढ़ा है O जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर है ना, लेकिन O में भी कौन सा, O नेगेटिव, ठीक है, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल डोनर है ये। और जो यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि आपको पता है कि O ब्लड ग्रुप कब होगा, जब RBC के ऊपर ना A ना B कोई भी एंटीजन नहीं होगा, तो इसमें एंटीबॉडीज़ A के लिए भी बनेंगी और B के लिए भी बनेंगी, तो किसी को हार्मफुल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो O होता है, लेकिन O नेगेटिव है स्पेशली, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो होता है वो कौन होता है, AB होता है, ठीक। रक्त में कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों को ऑक्सीजन एकत्रित करता है? ये मेरा होने वाला है मायोग्लोबिन। यहाँ पे भी आंसर आपको दिख रहा है, मायोग्लोबिन है जो क्या काम करता है, जो मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को कलेक्ट करके रखता है। ये मेरी वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अच्छा, अगर आप इसको नोट्स की फॉर्म में चाह रहे हैं अच्छे से, तो मेरी और वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, ब्लड की 2 वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनके लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके अगर पढ़ते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ और नहीं आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, ओके, बाय।